आदरणीय अभिभावकगण, अध्यापक वृंद एवं छात्र वृंद, मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, वाणिज्य विभाग चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। यह क्या है, इसको कैसे लागू किया जाए और इसके बारे में क्या जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। संस्था के स्तर पर हमें क्या करना चाहिए, अध्यापक के स्तर पर हमें क्या करना चाहिए और अभिभावक के स्तर पर हमें क्या करना चाहिए और छात्र के स्तर पर हमें क्या करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं अपना परिचय दे चुका हूं और कुछ उसके संबंधित यह हमारे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स को माध्यम मानते हुए कुछ और विमर्श जिन्हें आप देख सकते हैं YouTube चैनल के माध्यम से, ORC आईडी के माध्यम से, ट्विटर आईडी के माध्यम से, वेब ऑफ साइंस रिसर्च आईडी के माध्यम से, विद्वान आईडी के माध्यम से, रिसर्च गेट आईडी के माध्यम से, गूगल स्कॉलर आईडी के माध्यम से, ये कुछ मेरे विमर्श जिन्हें आप रेफरेंसेस कहते हैं उसके बारे में कुछ आईडीज दी गई हैं और मैं सभी अध्यापक वृंद से आग्रह करता हूं कि वो सभी इसी तरह विद्वान आईडी के ऊपर या ORC आईडी के ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड करें और रिकॉग्नाइज करें और राष्ट्र में या राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाएं। विमर्श इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि हम एक दूसरे से सीखें, जानें और आगे बढ़ने की प्रक्रिया में साथ साथ चलते रहें। आज के विषय में हम बात करेंगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से संबंधित सभी बिंदुओं पर। पहला, टाइटल, कमेंसमेंट एंड डेफिनेशन क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, संगठनात्मक ढांचा हम जिसे कहते हैं, इसका कार्य कैसे होगा, क्रियान्वयन कैसे होगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए क्या होगा, इसको इम्प्लीमेंट यानी लागू करने के लिए क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की जाएगी, मॉनिटरिंग हम कैसे करेंगे, सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, क्वालिटी एश्योरेंस जो हमारी सेल हैं वो क्या करेंगी और यदि हम कहीं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होने के नाते यदि हम कहीं अपने नियमों का उल्लंघन करते हैं या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा दिए गए नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हमारे ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। इन सभी बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं शिक्षा मंत्रालय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एक आमूलचूल परिवर्तन किया और आज के परिदृश्य में शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया। जहां तक हमारे आज विषय की बात है, ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, यह एक रेगुलेशन है, नियम है जो 28 जुलाई 2021 को गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया गया। इस रेगुलेशन को हम नाम देते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2021। यानी हम इस अध्यादेश को या नियम को या कानून को हम क्या कहेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को इंप्लीमेंट करने से, उसको एस्टेब्लिशमेंट करने से संबंधित रहेगा। यह रेगुलेशन 2021 के नाम से जाना जाएगा। ये नियम सभी विश्वविद्यालयों पर जो भारत में स्थापित किए गए हैं उन सभी के ऊपर लागू होगा, चाहे विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, निजी विश्वविद्यालय हैं, सरकारी विश्वविद्यालय हैं, स्टेट एक्ट के तहत बनाए गए हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं या डिक्लेयर्ड कोई भी एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने स्तर पर ही उसको बनाया गया, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत जितने भी ऑटोनोमस कॉलेज और
विश्वविद्यालय आएंगे उन सभी के ऊपर ये एबीसी के रेगुलेशंस लागू होंगे। कोई भी ऐसा हायर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर इसको लागू नहीं किया जाएगा। इसलिए ये अति आवश्यक है सभी विश्वविद्यालयों के लिए और ऑटोनोमस कॉलेजेस के लिए कि एबीसी के रेगुलेशन को देखें, पढ़ें, उसको इम्प्लीमेंट करें और लागू करें। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में सबसे पहली डेफिनेशन या पहली परिभाषा है एकेडमिक बैंक अकाउंट। ये क्या चीज है? एन इंडिविजुअल अकाउंट विद द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ओपन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ स्टूडेंट to which all academic credits earned by the student from courses of the study are deposited, recognized, maintained, accumulated, transferred, validated, or redeemed for the purpose of the award of degree, diploma, certificate, etc. by an awarding institution। इसका अर्थ यह है साधारण शब्दों में कि जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है इसी तरह एकेडमिक बैंक अकाउंट होगा, जो कि एक विद्यार्थी, छात्र या छात्रा के द्वारा उसको चलाया जाएगा। उसके अकाउंट ओपन होने के बाद जितने भी उसने क्रेडिट कमाए उनको उस बैंक अकाउंट में यानी एकेडमिक बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा और इकट्ठा किया जाएगा और उस संस्था के द्वारा यदि जरूरत पड़ी तो दूसरी संस्था में उसको ट्रांसफर किया जाएगा। वैलिडेशन भी किया जाएगा और यदि जरूरत पड़ी जब हम कोई डिग्री या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किसी बच्चे को देंगे एज एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, तो वो जितने भी क्रेडिट उस बच्चे ने कमाए हैं हम वहां से उनको रिडीम करके उस बच्चे को हम देंगे। अर्थात an academic service mechanism as a digital or virtual or online entity established by the Commission with the approval of the central government to facilitate the students to become its academic account holders, thereby paving the way for the seamless student mobility between or within degree granting HEIs, AIs, higher education institution, academic institution through a formal system of the credit recognition, credit accumulation, credit transfer and credit redemption to promote distributed and flexible teaching learning। यानी कोई भी विद्यार्थी कहीं भी किसी भी विश्वविद्यालय या ऑटोनोमस कॉलेज या किसी भी कॉलेज से शिक्षा ले, वहां जितने वो क्रेडिट कमाता है उन क्रेडिट को बच्चे के एकेडमिक क्रेडिट बैंक अकाउंट जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है उसमें उसको डिपॉजिट किया जाए। जब भी विद्यार्थी ये चाहे कि मैं अपने आप को यहाँ से स्थानांतरित करके दूसरे विश्वविद्यालय में या दूसरे कॉलेज में जाता हूं तो वो क्रेडिट दूसरी जगह पर उसी तरह उसके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट जो है उससे वहां उसको ट्रांसफर किया जाए। ये मुख्यतः उद्देश्य क्या है कि कोई भी बच्चा या विद्यार्थी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फ्लेक्सिबल टीचिंग लर्निंग, यानी ऐसा बंधन ना हो कि बच्चा मान लीजिए यहीं इसी कॉलेज में पूरी शिक्षा ग्रहण करे, दूसरे कॉलेज में जा ही ना पाए। तो ये चीज को प्रमोट करने के लिए हम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक ऐसा मैकेनिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के द्वारा यूजीसी के द्वारा बनाया जाएगा जिसमें सभी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अपने आप को एनरोल करेंगे। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो आपको पहले बताए गए हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वो होंगे जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 के तहत रजिस्टर्ड हैं, मान्यता प्राप्त हैं। ऑटोनोमस कॉलेज और विश्वविद्यालय दोनों ही इसके अंतर्गत आएंगे। वो अपने आप को उस पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये जो अगले काम हैं ये सभी के सभी वो कर पाएंगे, चाहे वो स्टूडेंट का क्रेडिट रिकॉग्नाइज करना है, एक्यूमुलेट करना है, ट्रांसफर करना है या रिडीम करना है। विषय आया एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी। एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है?
The provision for innovative and interchangeable curricular structure to enable creative combination of the courses or programs in the discipline of the study leading to the degree or diploma or postgraduate diploma or certificate of study, offering multiple entry and multiple exit facilities while removing rigid curricular boundaries and creating new possibilities of lifelong learnings. उदाहरण के तौर पर क्या है कि एक विद्यार्थी साइंस स्ट्रीम का है, संगीत पढ़ना चाहता है तो उसको मौका दिया जाए। एक विद्यार्थी संगीत की कक्षाएं आपके विश्वविद्यालय में लगाना चाहता है और विज्ञान की कक्षाएं किसी और विश्वविद्यालय में लगाना चाहता है, या तीसरा मूक के माध्यम से मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से यदि वो कोर्स करना चाहता है। यानी बच्चे के पास या छात्रा के पास ये 3, 4, 5 ऑप्शन हैं कि जहां जहां से वो अपनी शिक्षा ग्रहण करे और वहां से क्रेडिट कमाए, उन क्रेडिट को एक्यूमुलेट करवाए और उन क्रेडिट के आधार पर उसको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री दी जाए। शब्दावली है, इसको समझना अति आवश्यक है। जैसे प्रोग्राम या प्रोग्राम ऑफ स्टडी, अ हायर एजुकेशन प्रोग्राम pursued for a degree specifically by the Commission under subsection 3 of the section 22 of the Act. For example, BA, MA, MCom, MSc. The course, one of the specified unit, which go to the comprise a specified program of the study. For example, Hindi in BA first semester. अर्थात प्रोग्राम का अर्थ क्या है कि आपकी जो डिग्री है, डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट, उसको हमने प्रोग्राम कहा है। जैसे बीए, एमए, एमकॉम, एमएससी, उनमें से जो हम पहले एक सब्जेक्ट बोलते थे, एक पेपर बोलते थे, उस पेपर या सब्जेक्ट को अब हमने बोलना है कोर्स। यानी एक ऐसा पेपर या एक ऐसा सब्जेक्ट जो हम उस सेमेस्टर की परीक्षा पास करने के लिए वो हम एक एग्जाम की फॉर्म में देते हैं। तो जैसे बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी एक विषय है, उस विषय को हमने बोल दिया कोर्स। क्रेडिट एंड क्रेडिट पॉइंट्स। Credit is recognition that a learner has completed a prior course of learning corresponding to a qualification at a given level. इसका अर्थ यह है कि बच्चा या स्टूडेंट या विद्यार्थी कोई भी एक सब्जेक्ट, जिसको मैंने एक पेपर बोला है या सब्जेक्ट बोला है, उसको पास करने के लिए कितने उसको क्रेडिट चाहिए। दूसरा, for each such prior qualification, the student would have put in a certain volume of the institution or workplace learning, and the more complex a qualification, the greater the volume of the learning that would have gone into it. इसका अर्थ ये है कि यदि बच्चा हायर डिग्री लेना चाहता है तो उसको ज्यादा क्रेडिट लेने होंगे, यदि वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए तो उसको कम क्रेडिट लेने होंगे, यदि उसको डिप्लोमा चाहिए तो सर्टिफिकेट से ज्यादा, डिग्री से कम क्रेडिट लेने होंगे, यदि उसको मान लीजिए यूजी की डिग्री चाहिए तो यूजी की डिग्री के लिए उसको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दोनों से ज्यादा क्रेडिट लेने होंगे, यदि वो पीजी की डिग्री चाहता है तो आपके यूजी, पीजी के लिए जो आपने क्रेडिट लिए थे सर्टिफिकेट के लिए, डिप्लोमा के लिए या यूजी की डिग्री के लिए, यदि उन सभी को मिलाकर जितने क्रेडिट बनते हैं उनके अलावा आपको पीजी की डिग्री के लिए और क्रेडिट चाहिए, ताकि उन सभी का बंच बना करके आपको एक डिग्री अवार्ड की जाए। जैसे मान लीजिए पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर पास किया तो आप एक सर्टिफिकेट लेंगे, तीसरा और चौथा सेमेस्टर पास किया तो आप डिप्लोमा लेंगे, पांचवा और छठा पास किया तो यूजी की डिग्री ले लेंगे, सातवां और आठवां पास किया तो आप यूजी की डिग्री 4 ईयर वाली आपका जो डिग्री विद यानी यूजी डिग्री विद ऑनर्स ले लेंगे। यह एक प्रक्रिया रहेगी जिसके आधार पर आपके क्रेडिट और क्रेडिट पॉइंट्स एक्यूमुलेट होंगे। क्रेडिट एंड क्रेडिट पॉइंट्स, जैसे आपको यहां पर विमर्श के लिए लिखा हुआ रेफरेंस के लिए पेज नंबर 34 एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023, यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर हमारे सभी के ग्रेड पॉइंट्स,
क्रेडिट पॉइंट्स निर्धारित होंगे। सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इवन स्कूल एजुकेशन सिस्टम, वो सभी इस एनसीएफ के माध्यम से अपने डिग्री, डीएमसी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और बाकी के जितने भी उनके आधारभूत दस्तावेज हैं, उन सभी को एक फॉर्मेट के फॉर्म में लेकर आएंगे और उसके अलावा इस एनसीएफ के तहत ही वो क्रेडिट एक्युमुलेशन, डिपोजिशन, रिडेम्पशन वो करेंगे। यहां पर एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, credits quantify learning outcome that are subject achieving the prescribed learning outcome to valid, reliable and method of assessment. The credit points will give the learner, employer and the institution a mechanism for describing and comparing the learning outcome achieved. The credit points can be calculated as credit obtained multiplied with the credit level. यानी यहाँ पर क्रेडिट लेवल, क्रेडिट पॉइंट, क्रेडिट, यानी आपने जितने क्रेडिट लिए उनको क्रेडिट लेवल से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका बन जाएगा क्रेडिट पॉइंट। आगे मैं उदाहरण के तौर पर इनको समझाऊंगा, उदाहरण लेकर के समझाऊंगा। या अभी यदि हम समझना चाहें आसान शब्दों में, मेरे को 4 क्रेडिट लिए मैंने और मेरा जो लेवल है 5वां, तो मेरा क्रेडिट को लेवल से मल्टीप्लाई किया 20, तो क्रेडिट पॉइंट मेरे बने 20 यानी 20। यहां पर एक शब्द है क्रेडिटाइजेशन, क्रेडिट असाइनमेंट। द स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ फॉर अवार्डिंग क्रेडिट फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ ए सेमेस्टर 13 to 15 वीक्स एज अंडर। यानी आप 1 घंटा यदि थ्योरी को देते हैं तो आपको 1 क्रेडिट मिलेगा, 1 घंटा यदि आप ट्यूटोरियल को देते हैं तो 1 क्रेडिट मिलेगा, 1 घंटा यदि प्रैक्टिकल या लैब में देते हैं तो आपको आधा क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद एक इंटर्नशिप एक विषय है इसमें जिसको रखा गया है, उसमें यदि 1 सप्ताह के लिए आपने इंटर्नशिप करवाई है तो उसको हम 1 क्रेडिट देंगे। मैक्सिमम 6 क्रेडिट तक हो सकता है, वेटेज 1 से 2 क्रेडिट की दी जा सकती है। इसमें एक बिंदु लिखा हुआ है यहाँ पर विमर्श के लिए, टेबल 7P59 NCF 2023 प्रैक्टिकम या एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसका अर्थ यह है, जैसे मान लीजिए कोई ड्राइवर है और ड्राइवर एक्सपर्ट बनना चाहता है, तो ड्राइवर के लिए भी इस एनसीएफ में अपने लेवल निर्धारित किए गए हैं कि 1 साल के बाद इसको इस लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद या इतने घंटे की ट्रेनिंग यानी 1200 आवर्स 1200 आवर्स की ट्रेनिंग यदि की है तो ये सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि उसको गुना 1 से किया तो पहला सर्टिफिकेट, गुना 2 से किया दूसरा सर्टिफिकेट, गुना 3 किया तीसरा सर्टिफिकेट। यानी इस तरह अलग अलग सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री के डॉक्यूमेंट्स उसको दिए जाएंगे। थ्री 3.2.7 नेशनल आवर्स एंड क्रेडिट असाइनमेंट, पेज 41 एनसीएफ 2023। इसलिए मैंने अभी आप सभी से आग्रह किया था कि हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 एक महत्वपूर्ण एक ऐसा दस्तावेज है जिसको हम देखें, पढ़ें, सीखें, चाहे हम विद्यार्थी हैं, चाहे अध्यापक हैं, चाहे अभिभावक हैं, ताकि हम ये जान पाएं कि एनसीआरएफ या एनसीएफ 2023 क्या है। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है, अकॉर्डिंग टू एनसीआरएफ, इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस and the current recommendation of NHEQF, the number of the credit per year for 1200 learning hours will be 40। जैसे ही अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया गया कि जब आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग लेंगे तो उसके लिए 1200 घंटे चाहिए 40 क्रेडिट लेने के लिए। मतलब यदि आप 40 क्रेडिट लेना चाहते हैं यानी 1 क्रेडिट 30 आवर्स के आसपास है यदि एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, यानी 1 क्रेडिट 30 आवर्स और मोर में भी देयर, otherwise it is declared 1 credit is equal to 30 hours। Accordingly, every semester will comprise of 20 credits for 600 hours for notional learning hours। यानी जो हम सीखते हैं या लर्निंग की क्लास देते हैं या प्रैक्टिकल की है या प्रैक्टिकम है या एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, तो उसके लिए एक सेमेस्टर में 20 क्रेडिट उसको लेने होंगे। 20 क्रेडिट लेने का अर्थ ये हुआ कि उसको 600 घंटे यानी
600 घंटे उसको पढ़ना ही होगा या उस स्किल को सीखना ही होगा। यदि वह इस स्किल को 600 घंटे सीखता है तो हम एक सेमेस्टर का सर्टिफिकेट उसको देंगे। यदि वो 1200 कर देता है तो हम एक साल का उसको डॉक्यूमेंट, जो उसके क्रेडिट अर्न किए हैं उसके आधार पर हम उसकी जो योग्यता बनती है उसके आधार पर उसको दस्तावेज दिया जाएगा। जैसा कि मैंने शुरू में एक इशारा किया था कि हमारे कुछ लेवल बनाए जाएंगे, तो ये हमारे सामने अभी लेवल्स हैं। यदि आप स्कूल एजुकेशन पे जाते हैं तो वहां पर 1 से 4 तक के लेवल कंप्लीट हो जाते हैं। 3 लेवल हमारा आता है 10वीं का और चौथा लेवल आता है, 4 लेवल आता है +2 का, जिसको हम 12वीं कक्षा कहते हैं। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट यदि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की यदि हम बात करें तो वो 4.5 लेवल है। अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा वो 5वां लेवल है। बैचलर डिग्री यानी 3 साल की जब कंप्लीट हो जाती है तो हम उसको 5.5 लेवल बोलते हैं, और बैचलर डिग्री विद ऑनर्स यानी 4 ईयर वाली है तो हम उसको 6ठा लेवल बोलते हैं। अब यहां पर यदि आप देखेंगे थोड़ा कि आपका जो सर्टिफिकेट वाला है पहला कॉलम है, उसमें टोटल क्रेडिट उसने 40 कमाए और नेशनल क्रेडिट के हिसाब से उसका लेवल है 4.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 180 यहां पर कैलकुलेशन आया। इसको हमने बोल दिया क्रेडिट पॉइंट्स। दूसरा 40 यानी डिप्लोमा के लिए 40 क्रेडिट मुझे चाहिए, लेवल उसको 5वां दिया जाएगा तो टोटल क्रेडिट पॉइंट हो गए उसके 200। इसी तरह वो 220, 240। पूर्व की बात को आगे रखते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा 40 क्रेडिट्स, मास्टर डिग्री 40 क्रेडिट, लेवल 6.5, क्रेडिट पॉइंट 260, मास्टर डिग्री 2 इयर्स 40 6.5 260, मास्टर डिग्री अगेन 40 7.0 280, doctoral that is the highest level, highest degree having the 40 credit, level is 8 and credit points are 320. That is the procedure and the mechanism to calculate the credit points, कि हम क्रेडिट क्या किसको बोल रहे हैं, लेवल किसको बोल रहे हैं, क्रेडिट पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं। ये पूरा का पूरा इन 2 टेबल्स के माध्यम से या 2 तालिकाओं के माध्यम से आपको समझाया गया है। अब हम बात करते हैं क्रेडिट एक्यूमुलेशन की। क्रेडिट एक्यूमुलेशन का अर्थ यह है, इट इज द फैसिलिटी क्रिएटेड बाय द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स इन द एकेडमिक बैंक अकाउंट opened by student in order to transfer and consolidate the credits earned by them by undergoing course। इसका अर्थ यह है कि आपने एज ए स्टूडेंट जितने भी क्रेडिट कमाए हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, सेकंड के हैं, थर्ड के हैं, फोर्थ के हैं, फिफ्थ के हैं, सिक्स्थ के हैं, सेवंथ के हैं, एट्थ के हैं, आप उन सभी क्रेडिट को इकट्ठा करते चले जाएंगे। किसमें? आपका जो एकेडमिक बैंक अकाउंट है। इन सभी को इकट्ठा करना या डिपॉजिट करना, ये स्टूडेंट डिपॉजिट नहीं करेगा, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन उस बच्चे के खाते में डालेगा। इस कैलकुलेशन को या इस डिपोजिशन को हमने नाम दिया क्रेडिट एक्यूमुलेशन। क्रेडिट रिकॉग्निशन का अर्थ क्या है? The credits earned through a registered higher educational institution and transferred directly to the academic bank of credit by such higher educational institution। इसका अर्थ यह है, यदि किसी बच्चे ने एग्जाम दिया, उसने 4 क्रेडिट उस पेपर में या उस कोर्स में कमाए, तो जो कंसर्न यूनिवर्सिटी है या ऑटोनोमस कॉलेज है, वो उस बच्चे के अकाउंट में 4 क्रेडिट यदि हैं तो 4, फर्स्ट सेमेस्टर है मान लीजिए 20 क्रेडिट है तो 20 क्रेडिट, फर्स्ट ईयर है मान लीजिए फर्स्ट सेकंड दोनों सेमेस्टर को मिलाकर के 40 क्रेडिट बनते हैं, तो 40 के 40 क्रेडिट यानी 20-20 2 बार वो उसके बच्चे के अकाउंट में डालेगा। ये जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने जो वेरीफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट के आधार पर या उसके रिजल्ट के आधार पर या उसकी असेसमेंट के आधार पर जो क्रेडिट उस बच्चे के एकेडमिक बैंक अकाउंट में डाले,
उसको हमने बोल दिया क्रेडिट रिकॉग्निशन। एक्यूमुलेशन का मीनिंग था इकट्ठा होता रहना। क्यों इकट्ठा होते रहने का अर्थ ये है कि कुछ क्रेडिट मान लीजिए आपने मूक से कमाए, कुछ आपने दूसरी यूनिवर्सिटी से कमाए, कुछ इस यूनिवर्सिटी से कमाए। जब आप अलग अलग तरह से मान लीजिए इकट्ठे करते गए, तो जब आपको डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन डिग्री देगा तो वो देखेगा कि आपने किस स्तर पर कितने क्रेडिट किस इंस्टीट्यूशन से लिए हैं, और उन सभी क्रेडिट्स को मिलाकर के आपको डिग्री अवार्ड की जाती है। जो इंस्टीट्यूशन आपके इन क्रेडिट्स को रिकॉग्नाइज करेगा और ये वेरीफाई करेगा हाँ ये क्रेडिट मैंने अलॉट किए हैं, उसको हमने नाम दिया क्रेडिट रिकॉग्निशन। Credit redemption, the process of commuting the accrued credits in the academic bank of account of the students maintained in academic bank of credits for the purpose of fulfilling the credits requirement for the award of the degree, diploma, certificate from awarding higher educational institution। इसका अर्थ यह है कि एक बच्चे ने जितने अपने एकेडमिक बैंक अकाउंट में क्रेडिट जमा किए, अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने उनको रिकॉग्नाइज किया। अब बच्चा थर्ड ईयर में है, यानी फाइनल ईयर में जा चुका है, यूजी थर्ड ईयर, यूजी डिग्री की हम बात कर रहे हैं। तो थर्ड ईयर यानी सिक्स्थ सेमेस्टर वो पूरा करने वाला है, छठा सेमेस्टर पूरा करने वाला है। जैसे वो छठे सेमेस्टर के एग्जाम देगा उसके बाद हमने उसको डिग्री अवार्ड करनी है। और यहाँ स्टूडेंट मेरी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड स्टूडेंट है, तो मेरी यूनिवर्सिटी जहां बच्चे ने एनरोल किया है फर्स्ट टाइम, और वहां की जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स वो पूरी करता है, उसके बाद उस यूनिवर्सिटी ने या ऑटोनॉमस कॉलेज ने उस बच्चे को डिग्री अवार्ड करनी है। अब डिग्री अवार्ड करने के लिए उसकी जो मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट चाहिए वो कहां से पता लगेगा? यूनिवर्सिटी को, ऑटोनॉमस कॉलेज को, वो उसके एकेडमिक बैंक अकाउंट से पता चलेगा। अब बैंक अकाउंट देखा तो उसमें ये पता लगा कि इतने इतने क्रेडिट बच्चे ने अलग अलग विषयों के आधार पर लिए हुए हैं, और वो जो अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन है वो वहां से वो क्रेडिट रिडीम कर लेगा, यानी निकाल लेगा। वहां निकालने का अर्थ ये है कि उनके आधार पर मान लीजिए कि बच्चे के एकेडमिक बैंक अकाउंट में 200 क्रेडिट है और उस पर्टिकुलर डिग्री के लिए उसको 144 क्रेडिट चाहिए, 144। तो 144 वहां से क्रेडिट रिडीम हो जाएंगे और उस बच्चे को उस यूजी की डिग्री दे दी जाएगी। बाकी के जो क्रेडिट हैं वो उसके एकेडमिक बैंक अकाउंट में एज इट इज, यानी जैसे थे वैसे ही यथावत रहेंगे। क्रेडिट ट्रांसफर या क्रेडिट हस्तांतरण का अर्थ क्या है? द मैकेनिज्म टू रिसीव और प्रोवाइड प्रेस्क्राइब्ड क्रेडिट्स टू इंडिविजुअल एकेडमिक बैंक अकाउंट्स for the courses undertaken by students enrolled in any registered higher educational institution within India। यानी भारतवर्ष में जितने भी आपके विश्वविद्यालय या ऑटोनॉमस कॉलेज स्थापित हैं और जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं, उन इंस्टीट्यूशंस में यदि कोई विद्यार्थी वहां पर शिक्षा ग्रहण करता है और उसने अपना एकेडमिक बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है और उस एकेडमिक बैंक अकाउंट में कुछ क्रेडिट जमा करवाए हैं, लेकिन 2 साल बाद या 3 साल बाद या पहले सेमेस्टर 2 सेमेस्टर पूरे करने के बाद या 4 सेमेस्टर पूरे करने के बाद बच्चा ये कहता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी की बजाय दूसरी यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर करना चाहता हूं। बच्चा फाइनल ईयर में वहां चला गया, तो यहां से क्रेडिट जो उसके मान लीजिए मिनिमम रिक्वायरमेंट मान लीजिए 144 क्रेडिट की थी, उस बच्चे के बैंक अकाउंट में यानी एकेडमिक बैंक अकाउंट में या एकेडमिक बैंक क्रेडिट में जो आपके टोटल क्रेडिट चाहिए थे, उनकी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए वो उस विश्वविद्यालय में जहां गया है वहां रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे इतने क्रेडिट मेरे बैंक अकाउंट में है और ये उस यूनिवर्सिटी से, यानी मेरी ए यूनिवर्सिटी है, मैं ए से बी में चला गया हूं, बी यूनिवर्सिटी को वो रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे इतने क्रेडिट ए यूनिवर्सिटी में है। तो ए यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट की जाएगी बी के द्वारा कि इस बच्चे ने यहां हमारे यहां एनरोल कर लिया, यहां एडमिशन ले लिया, तो आपने वहां से यहां इसको ट्रांसफर किया है, तो आप इसके क्रेडिट भी यहां पर ट्रांसफर कर दीजिए। तो जैसे ही ये रिक्वेस्ट जाएगी बी यूनिवर्सिटी के द्वारा ए को, तो ए अपना डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड सारा कुछ चेक करेगी और उसके बाद उस
बच्चे के जो क्रेडिट है उस विश्वविद्यालय को वो ट्रांसफर कर देगी। दैट इज नोन एज क्रेडिट ट्रांसफर। इसको हम बोलते हैं क्रेडिट हस्तांतरण। Objectives: to promote student centricity with learner friendly and interdisciplinary approaches in the higher education। यानी हम अपने विद्यार्थियों को ये मौका देते हैं कि विभिन्न विषयों में यदि वो अपने आप को पारंगत करना चाहते हैं या एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं या दूसरे विषयों को दूसरे विश्वविद्यालयों से जाकर के सीखना चाहते हैं या अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर यदि उनको ज्ञान मिल रहा है, चाहे वो मान लीजिए मूक है, स्वयं है, पीजी पाठशाला है या एनपीटीईएल का प्लेटफॉर्म है, तो वो वहां से अपना ज्ञान अर्जित करें, क्रेडिट अर्जित करें और अपने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में ले आए। तीसरा उद्देश्य है टू परमिट द स्टूडेंट्स टू चूज अ पेज फॉर देयर स्टडीज अलोंग विद द एसोसिएटेड लॉजिस्टिक्स एंड कॉस्ट। यानी एक ऐसा विद्यार्थी है जो मान लीजिए दूर दराज के इलाके में बैठा है और वहां से वो हर रोज विश्वविद्यालय में या ऑटोनोमस कॉलेज में नहीं आ जा सकता, तो उसके लिए एक बड़ा आसान प्लेटफॉर्म है मूक या स्वयं या ईपीजी पाठशाला या एनपीटीईएल जो अभी जिक्र किया है। तो वो वहां से अपने क्रेडिट अर्न करे और उसके अनुसार अपनी डिग्री हासिल करे। अगला उद्देश्य है टू टेलर देयर डिग्री और मेक स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन और स्पेशलाइजेशन। यानी जिस तरह की उनको विशेषता या स्पेशलाइजेशन या मॉडिफिकेशन जो चाहिए उसके अनुसार ही डिग्री उस बच्चे को दी जाए। यदि मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी ये चाहता है कि मुझे फाइनेंस में एक्सपर्ट होना है, अकाउंट्स में एक्सपर्ट होना है, साथ साथ में फिजिक्स में भी एक्सपर्ट होना है, साथ साथ में म्यूजिक में भी एक्सपर्ट होना है, तो उसके पास बहुत सारे ऐसे विषय हैं या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो उसके लिए खोले गए हैं। वो उन खुली हुए अवसरों से अपना ज्ञान ग्रहण करे और अपनी डिग्री हासिल करे। ये भी एक इसका उद्देश्य है। इससे अगला उद्देश्य है टू इनेबल मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट टू कंप्लीट देयर डिग्रीज। इसका अर्थ यह है कि जब पहले हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते थे, बीए या बीएससी या बीकॉम में, एक साल करने के बाद कोई घर में दिक्कत आई या पैसा नहीं हुआ या लड़की होने के नाते कहीं मैरिज हो गई, तो उसके बाद हम अपनी शिक्षा को निरंतर नहीं कर पाते थे। अब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमें एक मौका देती है कि आपने पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर किया, उसके बाद 1 साल का या 2 साल का गैप आया, तो आप तुरंत जब भी आपको मौका मिलता है उसके बाद आप उसी विषय को उसी विश्वविद्यालय में या दूसरे विश्वविद्यालय में या उस कॉलेज में या दूसरे कॉलेज में आप अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं। यानी आपकी पढ़ाई यूं की यूं उसी तरह सुगम रूप से चलना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि जो आपने पिछला 1 साल लगाया था वो बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की बात करते हैं। और इसका अगला उद्देश्य क्या है कि मोबिलिटी अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन। यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि डिग्री मैं एक विषय में लूं, डिप्लोमा दूसरे विषय में लूं, सर्टिफिकेट तीसरे विषय में लूं। यस, हाँ मैं ले सकता हूं, लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है, शर्त नहीं है कि मेरे को सारे के सारे सर्टिफिकेट भी, डिप्लोमा में डिग्री भी, तीनों ही एक ही लाइन में चाहिए। नहीं, आपके पास जितने विषय हैं उन विषयों में से चुनते हुए डिग्री की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, मिनिमम क्रेडिट की रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद जिस विश्वविद्यालय या ऑटोनोमस कॉलेज से आप जो डिग्री लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। दूसरा, इन रेगुलेशंस का उद्देश्य क्या है कि इंटीग्रेशन अक्रॉस द कैंपसेस। यानी आपस में सभी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जुड़ें और उनके सभी अध्यापकगण आपस में जुड़ें और जहां जिसके पास जो संसाधन है उसको वो शेयर करे, आपस में साझा करे। इंटेलेक्चुअल माइंड या साइकोलॉजिकल या अलग अलग विषय जो साइंस के हैं, नॉन साइंस के हैं या आर्ट्स के हैं या कॉमर्स के हैं या दूसरे विषय हैं, बीटेक है या और कोई कोर्सेज हैं, वो सभी एक प्लेटफॉर्म पर आए, जुड़ें
ताकि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन दिए जा सके। इससे अगला एक विषय और है, इसी में एक उद्देश्य है, टू फैसिलिटेट द लाइफ लॉन्ग लर्निंग अमंगस्ट ऑल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, यानी स्टूडेंट फुल टाइम पार्ट टाइम मोड्स में आए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए पहले क्या होता था कि 1 साल पढ़ने के बाद आपने किसी वजह से पढ़ाई छूटी, उसके बाद आप घर पर चले गए, 2 साल बाद 3 साल बाद यदि आप लौट कर आए तो आपको फिर +2 के तुरंत बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना होगा। अब ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में फ्लेक्सिबल लर्निंग और या पार्ट टाइम मोड क्या है, ये बताता है कि आपके पहले 2 सेमेस्टर आपने किए, 1 साल का गैप हो गया, नो इशू, नो प्रॉब्लम। फिर आप उसी सेकंड ईयर में आकर के एडमिशन ले लें। फिर 1 साल का गैप हो गया, फिर थर्ड ईयर में एडमिशन ले लें। यानी आप कंटिन्यूटी में आपकी डिग्री जो 3 साल की है उसको अगले 7 साल तक आप उसको पूरा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी आपका 7 साल तक ही आपके क्रेडिट वैलिड रखेगा। और दूसरा जो गैप है, इसमें आगे विस्तार से चर्चा करेंगे हम। 1 सेमेस्टर का गैप मैक्सिमम हो सकता है, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में 2 सेमेस्टर का गैप दिया जा रहा है। तो आगे जैसे ही मान लीजिए कोई विषय आएगा, हम आपके समक्ष इसको प्रस्तुत। कुछ विद्यार्थी अपने अपने लाइफ गोल्स को सेट करने के लिए अलग अलग डायरेक्शंस में जाना चाहते हैं, अलग अलग विषय में अपने आप को पारंगत होना चाहते हैं। इसलिए भी ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का ऑप्शन दिया गया है, ताकि बच्चा जितने भी अवार्ड्स, जितने भी क्रेडिट्स कहीं से भी कमाए, वो सारे के सारे उनके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा होते जाएं। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी संगठनात्मक ढांचा, यानी विश्वविद्यालय के स्तर पर या ऑटोनोमस कॉलेज के स्तर पर की एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को कैसे स्थापित किया जाए। क्यों? क्योंकि एक डिजिटल या वर्चुअल या ऑनलाइन स्टोर हाउस है उस यूनिवर्सिटी का, उस कॉलेज का, या उन विद्यार्थियों का जो उस विश्वविद्यालय में या अन्य विश्वविद्यालयों में एनरोल्ड हैं, या उस महाविद्यालय या अन्य किसी महाविद्यालय में एनरोल्ड है, यानी जहां पर उनका नामकरण चला हुआ है। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय स्तर पर और महाविद्यालय स्तर पर अपने अपने जो काम उनको करने हैं, उसके लिए सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कार्य है कि वो एबीसी पोर्टल पर जाएं और अपने आप को पंजीकृत करवाएं, ताकि उस विशेष रूप से या विशिष्ट विश्वविद्यालय या विशिष्ट महाविद्यालय का नाम उस जब एबीसी पोर्टल पर बच्चा या छात्र या छात्रा अपने आप को एनरोल करना चाहे तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर या उस पोर्टल के ऊपर उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का नाम दिखाई दे। इसलिए यह अति महत्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय अपने आप को वहां पर पंजीकृत करवाए। अब हम इस चित्र के माध्यम से समझाएंगे कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स कार्य कैसे करता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारा यहाँ पोर्टल का पता दिया गया है abc.gov.in, यानी जो हमारा जाल स्थल का पता, जिसको वेबसाइट का हम एड्रेस बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये तैयार किया गया पोर्टल एक एकेडमिक डिपॉजिटरी। आपको बताया गया था कि हमारा ये डिजिटल वर्चुअल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने ये पोर्टल तैयार कर दिया है, सभी यूनिवर्सिटीज और सभी ऑटोनॉमस कॉलेजेस के लिए महत्वपूर्ण है और जरूरी है कि इस पोर्टल के ऊपर आकर के अपना इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन करवाएं। जहां यहां पर पंजीकरण होने के बाद बच्चा अपना अकाउंट क्रिएट करता है और यूनिवर्सिटीज अपना अकाउंट क्रिएट करती हैं। जब बच्चा मान लीजिए डिजी लॉकर के माध्यम से अपने आप को एनरोल करवाता है, तो यदि इंस्टीट्यूशन यहां पर एनरोल्ड नहीं है तो वहां डिजी लॉकर में उसका नाम नहीं दिखाएगा और उस बच्चे की एबीसी आईडी क्रिएट नहीं होगी। इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ इस पोर्टल पर आएं और सभी इंस्टीट्यूशन अपने आप को यहाँ पर जोड़ें और रजिस्ट्रेशन करवाएं, यानी पंजीकृत करवाएं। अब एक बच्चा है, मान लीजिए एक विद्यार्थी है जिसने इंस्टीट्यूशन ए में एडमिशन लिया, पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर के 20-20 क्रेडिट, यानी 4 सेमेस्टर तक उसने 80 क्रेडिट अपने एकेडमिक बैंक क्रेडिट में डाले।
एकेडमिक बैंक क्रेडिट में अकाउंट में जमा हुए 80 क्रेडिट। उसके बाद बीच में 1 साल उसने पढ़ाई नहीं की, अगले साल जाकर के किसी और विश्वविद्यालय में जो उसके बिल्कुल घर के पास था या जहां से उसने अलग अलग सब्जेक्ट लेने थे वहां पर वो चला गया। वहां पर उसने एडमिशन लिया, उसका नाम है इंस्टीट्यूशन बी। यानी दूसरे विश्वविद्यालय में जाने के बाद उसने अपनी अब डिग्री लेनी है। डिग्री कौन देगा? जहां वो फाइनल ईयर में बच्चा पढ़ रहा है। अब फाइनल ईयर में बच्चा पढ़ रहा है इंस्टीट्यूशन बी में। इंस्टीट्यूशन बी को 120 क्रेडिट की डिग्री उसको देनी है। जैसे आपको बताया कि 40 40 40 यानी 20 क्रेडिट एक सेमेस्टर में, यानी 6 यदि मान लीजिए हमारे पास यूजी डिग्री मैंने लेनी है इंस्टीट्यूशन बी में, मैं बीए कर रहा हूं या बीएससी कर रहा हूं या बीकॉम कर रहा हूं, मुझे ये बीए की डिग्री या बीएससी की डिग्री या बीकॉम की डिग्री लेनी है, यूजी डिग्री, तो मुझे 120 क्रेडिट चाहिए। 80 क्रेडिट मेरे एकेडमिक बैंक अकाउंट में पड़े हैं। उसके बाद मैंने 5वां और 6वां सेमेस्टर के यहाँ परीक्षाएं दी इंस्टीट्यूशन बी में। अब इंस्टीट्यूशन बी के रिकॉर्ड में उस बच्चे के सिर्फ 40 क्रेडिट है, लेकिन उसको डिग्री देनी है 120 क्रेडिट की। अब इंस्टीट्यूशन बी इंस्टीट्यूशन ए से रिक्वेस्ट करेगा कि इस बच्चे ने हमारे यहाँ एडमिशन लिया है, तो आप कृपया करके वहां जितने आपके पास क्रेडिट एक्यूमुलेटेड हैं, जमा हैं, उनको आप हमारे को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे वो रिकॉग्नाइज करेंगे, वैलिडेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे इंस्टीट्यूशन ए वाले, इंस्टीट्यूशन ए वो क्रेडिट 80 के 80 आपके इंस्टीट्यूशन बी को भेज देगा। इंस्टीट्यूशन बी क्या करेगा? 80 उसके पास आ गए हैं, 40 उसके पास थे, 120 टोटल हो गए। 120 क्रेडिट रिडीम करेगा उस बच्चे के अकाउंट से। रिडीम मतलब वहां से निकालेगा, और निकालने के बाद उसका अकाउंट हो जाएगा जीरो, और 120 क्रेडिट जो हैं वो उनके आधार पर उस बच्चे को यूजी की डिग्री दी जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया है कि हम क्रेडिट कैसे जमा होंगे, कहां से आएंगे और कितने क्रेडिट के ऊपर, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो उस यूजी डिग्री की या सर्टिफिकेट की या डिप्लोमा की होगी वो विद्यार्थी वहां पूरी करेगा, और उसके बाद उसको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री दी जाएगी। इस चित्र के माध्यम से ये समझाया गया है कि जब कोई भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय अपने आप को यहाँ पर एबीसी पोर्टल के ऊपर पंजीकृत कर लेता है, तो उसके कितने विद्यार्थियों ने जो उसके यहाँ एनरोल्ड हैं, नामित हैं, या नामकरण जिनका हो चुका है या जिनका दाखिला हो चुका है, जिन्होंने प्रवेश लिया है, उनमें से कितने विद्यार्थियों ने अपनी एबीसी आईडी क्रिएट की है। यदि विद्यार्थी वास्तव में उस विश्वविद्यालय महाविद्यालय का है तो यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ ये मेरा बच्चा है और ये मेरा विद्यार्थी है, इसका आधार नंबर ये है और ये डिजी लॉकर के माध्यम से अपने इसने एबीसी आईडी क्रिएट की है। या विश्वविद्यालय महाविद्यालय अपने स्तर पर भी उस बच्चे की एबीसी आईडी क्रिएट कर सकता है, और कितनी क्रिएट की है ये डिटेल आपको यहाँ पर दर्शाई जाती है। जैसे यदि आप देखना चाहते हैं तो हर एक विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा जिस डेट में हमने ये रिकॉर्ड किया उस डेट में यहाँ पर 1020 विद्यार्थी यहाँ पर अपनी एबीसी आईडी बनवा चुके थे। यहाँ पर एबीसी पोर्टल पर अपने आप को पंजीकरण करवाने के लिए विश्वविद्यालय या ऑटोनोमस कॉलेजेस उन सभी को अपना पंजीकरण करवाने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी यानी उसकी योग्यता देखनी होगी, क्या वो योग्य हैं या नहीं है। यहाँ पर योग्यता से संबंधित बिल्कुल स्पष्ट दिया गया है कि ऐसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न धाराओं के तहत यदि वो डिग्री ग्रांट कर सकते हैं यानी उपाधियां देने में यदि सक्षम हैं, if they are eligible to award the degrees to the students, then they are eligible to get the registration at the ABC portal। यानी एबीसी पोर्टल के ऊपर वो अपने आप को पंजीकृत करवा सकते हैं यदि उनको यूजीसी ने अपने यूजीसी एक्ट 1956 के तहत यदि उनको
उपाधि प्रदान करने के लिए नामित किया है या स्वीकृत किया है। तो वो सभी विश्वविद्यालय और ऑटोनोमस कॉलेजेस वो सभी एलिजिबल हैं एबीसी पोर्टल के ऊपर अपना पंजीकरण करवाने के लिए। अब हम मेथोडोलॉजी या प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे कि क्या तरीका अपनाया जाए ताकि एबीसी को अपने विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में लागू किया जाए। जिन ऑटोनोमस कॉलेजेस को डिग्री देने की अनुमति है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जिन कॉलेजेस को यानी वो सिर्फ एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, चाहे वो मान लीजिए किसी भी विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध हैं, यदि वो संबद्ध हैं लेकिन डिग्री अवार्ड नहीं कर सकते हैं तो वो अपना रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण एबीसी पोर्टल पर नहीं करवा सकते हैं। पहली तो ये बात ध्यान में रखें आप। दूसरा, विश्वविद्यालय जो डिग्री प्रदान करता है वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाएगा और सभी विश्वविद्यालय के तहत या अपने विश्वविद्यालय के तहत जितने भी महाविद्यालय संबंध हैं, आप उनसे एक पत्र भेजेंगे या पत्राचार करेंगे और उन सभी को बताएंगे कि आप अपने विद्यार्थियों की एबीसी आईडी क्रिएट करवाइए। यदि वो नहीं करवा पाते हैं तो आप उनकी मदद करेंगे और उन विद्यार्थियों का डाटा अपने पास लेकर के यानी विश्वविद्यालय अपने स्तर पर लेगा और विश्वविद्यालय अपने स्तर पर उनकी बच्चों की सभी की एबीसी आईडी क्रिएट करेगा। यहां पर मेथोडोलॉजी से संबंधित क्या है? AI with the approval of their statutory authorities amend the extant ordinance in order to implement ABC in letter and spirit। यानी ये कहना चाहता है विश्वविद्यालय एबीसी को लागू करने से पहले अपने ऑर्डिनेंसेस या स्टैट्यूट्स जो हैं उनको, चाहे एकेडमिक काउंसिल है उनकी बॉडी या एग्जीक्यूटिव काउंसिल है या यूनिवर्सिटी कोर्ट है, यानी जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उनसे वो अप्रूव करवाएंगे और उसके बाद एबीसी को लागू करेंगे। दूसरा, उस पर्टिकुलर डिजाइन को यानी कस्टमाइज करने के लिए कि उन बच्चों का डाटा मेरे पास आए तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन अपना जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है या उसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करेगी ताकि उन बच्चों को जो अलग अलग विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों से आएंगे तो वो सभी की सभी उनकी डिग्रीज या उनके कोर्सेज यानी पेपरों के नाम यानी सब्जेक्ट के नाम वहां पर अच्छी तरह से दर्शा सके। इसलिए वो अपना डिग्री डीएमसी या सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो एनईडी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के तहत अपना वो तैयार करवाएंगे और वहां पर सबमिट करेंगे। वहां से अप्रूवल होने के बाद आप उन बच्चों की एबीसी आईडी क्रिएट करें और उसके बाद इस एबीसी को लागू करें। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि विद्यार्थी जिस भी विश्वविद्यालय या ऑटोनॉमस कॉलेज में एनरोल्ड हुआ है या एनरोल्ड होगा तो डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन कौन सा होगा, उसमें डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन वो माना जाएगा जहां पर बच्चा अपने जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है उसका 50% पूरा करेगा। मान लीजिए एक सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए या सर्टिफिकेट लेने के लिए मुझे या डिप्लोमा लेने के लिए या डिग्री लेने के लिए अलग अलग क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स हैं। सर्टिफिकेट के लिए 40 क्रेडिट चाहिए, डिप्लोमा के लिए मान लीजिए हम ले लेते हैं उदाहरण 40, 80, 120। मल्टीपल एंट्री एग्जिट में एक चीज महत्वपूर्ण है कि यदि मान लीजिए सर्टिफिकेट के बाद यदि आप जाना चाहते हैं, बीच में छोड़ना चाहते हैं तो एडिशनल 4 क्रेडिट का एक और इंटर्नशिप करनी होती है। डिप्लोमा करने के बाद भी यदि आप जाना चाहते तो भी आपकी 4 की इंटर्नशिप करनी होती है, 4 क्रेडिट की। सर्टिफिकेट के अलावा, डिप्लोमा के अलावा यदि आप डिग्री कंप्लीट करते हैं तो डिग्री के अंदर ही 6 सेमेस्टर में वो इंटर्नशिप के 4 क्रेडिट इंक्लूडेड है पहले से ही। इसका अर्थ ये हुआ कि उसको वो 4 क्रेडिट एडिशनल करने पड़ेंगे। कब? जब वो सर्टिफिकेट लेकर के जाना चाहता है या डिप्लोमा लेकर के जाना चाहता है। सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ग्रहण करने के लिए उसके लिए एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो एक है कि आपके मान लीजिए 44 क्रेडिट बनते हैं तो आप कम से कम 22 क्रेडिट एक इंस्टीट्यूशन से पूरा करेंगे और फिर दूसरे से मिनिमम
आपका जो बचा हुआ है, मान लीजिए एक से आपने 24 कर लिए, उसके बाद 20 वहां से कर लेंगे, तो आपको डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन कौन सा होगा, जहां से आपने मिनिमम 50% पूरे किए। पहला सेमेस्टर मान लीजिए आपने इंस्टीट्यूशन ए से किया, वहां से आपने 20 क्रेडिट कमाए। दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाकर के आपने 20 क्रेडिट फिर कमाए, और एडिशनल 4 और किए आपने। तो जहां से आपने 24 कमाई, यहां ये ध्यान में रखें आप कि उस बच्चे ने 50% क्रेडिट कहां से अर्न किए, दोनों इंस्टीट्यूशन से। इंस्टीट्यूशन ए या बी, उन दोनों में से जहां पर भी बच्चा फाइनल जो आपका 4 क्रेडिट वाला मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है, वो पूरी कर रहा है, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन वही होगा। और जो पहले सेमेस्टर के क्रेडिट हैं, इंस्टीट्यूशन बी ए से मांग लेगा और उसके बाद उसको क्रेडिट रिडीम करके वो सर्टिफिकेट उसको दे देगा। जैसा कि पहले बताया हमने, द स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू अर्न द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द क्रेडिट्स इन द कोर सब्जेक्ट एरिया necessary for the award of the degree, diploma, certificate as specified by the degree awarding higher education institution in which the student is enrolled। इसका अर्थ यह है कि आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कैटेगरीज हैं, यानी कोर्सेज अलग अलग हैं। 6 कैटेगरीज मानी जाती हैं, 6 श्रेणी है। पहला डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, दूसरा माइनर कोर्स, तीसरा मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडिड कोर्स। ये अलग अलग कैटेगरीज के कोर्सेज हैं। इन श्रेणियों में से हर कैटेगरी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इतने क्रेडिट इस श्रेणी के कोर्स से पूरे करने होंगे, और इतने क्रेडिट दूसरी श्रेणी से, तीसरी श्रेणी से, चौथी से, पांचवी से, छठी से। तो ये जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्रेडिट होगा, जहां बच्चा एनरोल हुआ है, जहां उसने दाखिला लिया है, उस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने जो क्राइटेरिया बनाया, जिसको हम बोलते हैं कुरिकुलम फ्रेमवर्क। कुरिकुलम फ्रेमवर्क के हिसाब से उसने डिसिप्लिन स्पेसिफिक में कितने डाले, माइनर में कितने डाले, मल्टीडिसिप्लिनरी में कितने डाले, एबिलिटी एनहांसमेंट में, स्किल एनहांसमेंट में, वैल्यू एडिड में, यानी कितने कितने कोर्सेज वहां उन्होंने उस स्ट्रक्चर में फिट किए हैं। उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्रेडिट की, वो पूरी करनी होंगी। जहां जिस इंस्टीट्यूशन में बच्चा एनरोल हुआ है, वहां के जो मिनिमम 50% का क्राइटेरिया जो रखा हुआ है, इसलिए यहां पर एक शब्द लिखा हुआ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्रेडिट्स। क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसा है विश्वविद्यालयों ने, हो सकता है 2 क्रेडिट मान लीजिए किसी के फर्स्ट ईयर में ज्यादा है, 4 क्रेडिट सेकेंड ईयर में ज्यादा है, टोटल हो सकता है उनका सभी का 120 हो, लेकिन 40, 36, 44 इस तरह भी स्ट्रक्चर बनाया हो सकता है, या 44, 54, या उसका डिडक्शन, यानी क्रेडिट ऊपर नीचे हो सकते हैं अलग अलग हायर इंस्टीट्यूशन के। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी करिकुलम फ्रेमवर्क हमें देता है, लेकिन मिनिमम जो आपके 40 है उसको हम उससे नीचे नहीं लेकर जाएंगे, उससे ऊपर बढ़ा सकते हैं। 40 का 42 हो सकता है, 44 हो सकता है, 46 हो सकता है। तो इतने इतने क्रेडिट आपने दिए, पर सेमेस्टर आपके फिर क्रेडिट अलॉट कर दिए। फर्स्ट सेमेस्टर में 22 लेने हैं आपने, सेकंड सेमेस्टर में आपने फिर 22 लेने हैं। मान लीजिए 22 22 22 22 करते 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 आपके नंबर ऑफ क्रेडिट 120 की बजाय वहां पर आपके 132 बन जाते हैं। तो 132 क्रेडिट का 50% हुआ आपका
ये हुआ आपका 66 क्रेडिट आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट मान लीजिए 50% की कंडीशन थी, लेकिन वो 50% की कंडीशन कोर कोर्सेज में है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने सारे के सारे एबिलिटी एनहांसमेंट, स्किल एनहांसमेंट या वैल्यू एडिड में ही 50% पूरे किए और उनको आपने रिक्वेस्ट की कि मुझे सर्टिफिकेट दिए दीजिए या डिप्लोमा दीजिए या डिग्री दीजिए। नो, ऐसा नहीं होगा। आपके कुरिकुलम फ्रेमवर्क के हिसाब से जो आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स हैं उसका 50% आपका पूरा होना चाहिए। और यदि मान लीजिए आप इससे थोड़ा और आगे बढ़े हैं तो कुरिकुलम फ्रेमवर्क को एक बार देख लीजिएगा। उसमें अलग अलग विषय दिए गए हैं, अलग अलग उनकी श्रेणियां दी गई हैं। उसके हिसाब से फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये डिसाइड करता है कि इतने मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्रेडिट चाहिए यदि इस बच्चे ने सर्टिफिकेट लेना है, इस बच्चे ने यदि मान लीजिए डिप्लोमा लेना है, इसने डिग्री लेनी है, यूजी डिग्री, पीजी डिग्री या अन्य कोई भी मान लीजिए उपाधि प्रदान करनी है उस बच्चे को, तो विश्वविद्यालय यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये डिसाइड करेगा, निर्णय लेगा कि इस बच्चे की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। यहां पर यदि हम देखते हैं, स्टूडेंट अवेलिंग फ्लेक्सिबिलिटी अंडर द फैसिलिटी ऑफ एबीसी are entitled to subscribe only to the course of their choice and aptitude so that he or she may be able to accumulate the credit, not to entire program। इसका अर्थ यह है कि एक विद्यार्थी जिसने बीए में एडमिशन लिया है तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर बीए का करेगा, थर्ड और फोर्थ बीएससी का करेगा, फिफ्थ और सिक्स्थ बीकॉम का करेगा। नो, there is no change in the entire program nomenclature or the entire program। the student has the choice, यानी विद्यार्थी के पास ये चुनने की अक्षमता है या उसके पास एक मौका है कि मैं अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग पेपर पढ़ सकता हूं, लेकिन मेरा जो नेचर ऑफ प्रोग्राम है वो चेंज नहीं होगा। यदि मैंने बीए में एडमिशन लिया तो मैं बीए में ही रहूंगा 3 साल। यदि मैंने बीएससी में लिया तो 3 साल बीएससी में ही रहूंगा। बीकॉम में लिया है तो 3 साल में बीकॉम में ही रहूंगा। ऐसा नहीं है कि एक कोर्स आपने मान लीजिए म्यूजिक का पढ़ा, दूसरा पॉलिटिकल साइंस का पढ़ा, तीसरा फिजिक्स का पढ़ा और आप ये कहने जा रहे हैं कि मुझे एक बीएससी की डिग्री दीजिए या सर्टिफिकेट मुझे बीएससी का दे दो, डिप्लोमा बीकॉम का दे दो, डिग्री बीए की दे दो। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। Therefore, this methodology is saying very much clear. Student has the flexibility to choose the course, not the change of the entire program। मेथोडोलॉजी के तहत ही आगे बताया गया है, क्रेडिट्स अर्न्ड बाय अ स्टूडेंट shall be deposited in the respective academic bank account with ABC and shall be valid for not exceeding 7 years। यानी आपके जितने भी क्रेडिट आपने लिए फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में, यदि आप उनको रिडीम नहीं करते हैं, मान लीजिए 5 सेमेस्टर आपने किए, उसके बाद आप 2 साल कहीं गायब हो गए या 1 साल गायब हो गए, फिर कहते हैं कि मैं 6 सेमेस्टर करूंगा, तो यहां पर एक बात समझने की अति बहुत जरूरत है कि ये जो आपने क्रेडिट दिए आपके एकेडमिक बैंक में, ये 7 साल तक ही वैलिड रहेंगे। 8वें साल में यदि आप कहते हैं कि मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ मैंने किया था तो वो मुझे क्रेडिट अब दे दो, इट इज नॉट पॉसिबल टिल डेट। अगला, वंस एनी क्रेडिट इज रिडीम्ड, यदि आपने सर्टिफिकेट लेने के लिए पहले और दूसरे सेमेस्टर के क्रेडिट रिडीम करवा लिए एक इंस्टीट्यूशन से, वहां से सर्टिफिकेट ले लिया, फिर दूसरे में गए वहां से डिप्लोमा लेकर के वहां से रिडीम करवा लिए, तो ये जो रिडीम हो गए आपके जितने भी क्रेडिट हैं, चाहे आप यूजी डिग्री के टाइम पे आपने 140 क्रेडिट या 120 क्रेडिट बनते थे, आपने वो रिडीम करवाए, निर्गमन हो गया उनका, तो वो कभी भी रिकवरेबल नहीं होंगे। यानी कभी भी आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं एज स्टूडेंट कि मेरे वो 120 क्रेडिट वापस मेरे बैंक अकाउंट में यानी एकेडमिक बैंक अकाउंट में डाल दो। नो, इट इज नॉट पॉसिबल because of the academic institution has awarded the certificate or diploma or degree on the basis of those redeemed credit। जितने क्रेडिट थे उनको रिडीम करके ही आपको वो डॉक्यूमेंट दिया गया। अब आप उनको
ई रेवोकेबल यानी वापस उसको डेबिट करवाना चाहें, आपके खाते में जमा करवाना चाहें यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो ऐसा नहीं होगा। Hence, it is very much clear where a student fulfill the norms of the sufficiency of the total number of credits and the nature of the credit approved by the registered higher education institution for the award of degree shall be eligible for such award by that academic institution। ये आपको पहले भी बताया गया है कि जिस दिन बच्चा मिनिमम जो क्रेडिट रिक्वायर्ड हैं वो पूरे कर देता है, यानी जैसे हमारे ऑब्टेन्ड मार्क्स टोटल मार्क्स होते हैं, इसी तरह मान लीजिए मेरे टोटल क्रेडिट कितने हैं, उसमें से मिनिमम रिक्वायर्ड कितने क्रेडिट हैं, यदि वो पूरे कर देता है तो बच्चा एलिजिबल है डिग्री लेने के लिए, और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की जिम्मेवारी बनती है कि उसको वो डिग्री अवार्ड करे। Once used or redeemed credits earned by a student cannot be reused। मतलब आपने रिडीम करवाए तब भी रेवोकेबल नहीं होंगे, जैसे पहले बताया गया। आपने एक इंस्टीट्यूशन ए से ट्रांसफर करवा के बी में ले गई और बी में जाकर के आपने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री वहां से ले ली, तो आप उन जो आपने इंस्टीट्यूशन ए से ट्रांसफर करवाए थे, आप इंस्टीट्यूशन ए में जाकर के ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे वो क्रेडिट जो आपने ट्रांसफर किए थे वो वापस मेरे एकेडमिक बैंक अकाउंट में डाल दो। नॉट पॉसिबल। दूसरा, क्योंकि आपने उसके आधार पर, उन क्रेडिट के आधार पर क्या लिया, या तो सर्टिफिकेट लिया या डिप्लोमा लिया या डिग्री ली, आप उनके आधार पर कोई ना कोई एक शैक्षणिक योग्यता ले चुके हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन ले चुके हैं, तो आपके पास दूसरा राइट नहीं है कि आप उन्हीं क्रेडिट को आप रीयूज करें। इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। इस अप्रोच के तहत ये पहले भी बताया गया है कि हम मेथोडोलॉजी में, यानी जो स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स है, करिकुलम फ्रेमवर्क, उसमें अलग अलग नेचर के कोर्सेज डाले जाएंगे, चाहे वो एज कोर कोर्स हो, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स हो, या ओपन इलेक्टिव हो, या स्किल एनहांसमेंट हो, या एबिलिटी एनहांसमेंट हो, या लाइफ स्किल के कोर्सेज हो, या वैल्यू एडेड कोर्सेज हो। यानी ये जो रेगुलेशंस हैं एबीसी के, ये कहना चाहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कि हम बच्चों को इंटर डिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ उनको ज्ञानवर्धन हम करें उनका, और बच्चों को भी हम ये मौका दें, यानी विद्यार्थियों को मौका दें कि वो ज्यादा से ज्यादा सीखें। In respect of the time duration, a student pursuing academic qualification under the Academic Bank of Credits facility may, after earning the stipulated credits, availing a relaxation of maximum of 1 semester। अर्थात समय अवधि के संबंध में एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक सुविधा के तहत शैक्षणिक योग्यता पाने वाले विद्यार्थी निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने के बाद अधिकतम 1 सेमेस्टर की छूट का लाभ उठा सकते हैं, जबकि पाठ्यक्रम या कार्यक्रम की अवधि 2 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। यह बिंदु हमें बताता है कि कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन यानी कोई भी पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान अपने पाठ्यक्रम शुल्क को उस पाठ्यक्रम के क्रेडिट की संख्या के आधार पर निर्धारित कर सकता है जिसके लिए कोई भी विद्यार्थी वहां पर नामांकित है। इसके अलावा दूसरा बिंदु इसमें यह बताता है कि जब हम कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होने के नाते या विश्वविद्यालय या ऑटोनॉमस कॉलेज होने के नाते जब हम एबीसी पोर्टल के ऊपर अपने आप को पंजीकरण करवाते हैं, अपने आप को पंजीकृत करवाते हैं, तो वहां पर पंजीकरण शुल्क देय होगा जो कि केंद्र सरकार या आयोग द्वारा पूर्व स्वीकृति से निर्धारित किया जाएगा। तो ये सभी विश्वविद्यालयों एवं ऑटोनॉमस कॉलेजेस के लिए आवश्यक होगा कि वो पंजीकरण शुल्क वहां पर जमा करवाएं और अपना पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करें। अब हम बात करेंगे मॉनिटरिंग, सपोर्ट एंड क्वालिटी एश्योरेंस।
The responsibility of the registered academic institution to monitor the development and operationalization of academic bank of credits program at the university level and at the level of their affiliated autonomous colleges। अर्थात यह बिंदु हमें बताता है कि यदि कोई भी पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान या कोई ऑटोनॉमस कॉलेज जिसको हम स्वायत्त महाविद्यालय कहते हैं, इन दोनों की ही जिम्मेवारी होगी कि वे विश्वविद्यालय स्तर पर या उनके संबद्ध स्वायत्त महाविद्यालयों के स्तर पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के कार्यक्रम का परिवर्धन व परिचालन की निगरानी करें। यदि उसमें कोई भी मान लीजिए चेंज करना है, मॉडिफिकेशन करना है या एकेडमिक बैंक क्रेडिट में बच्चों की एबीसी आईडी नहीं जनरेट हो रही है या कोई फॉर्मेट में दिक्कत है, तो पूरी की पूरी जिम्मेवारी विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय की होगी और स्वायत्त महाविद्यालय के स्तर पर स्वायत्त महाविद्यालय की होगी। ये दोनों ही संस्थान ये देखेंगी कि हमारा जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है पूर्ण रूप से संचालित है या नहीं है। यदि वहां पर कोई त्रुटि की संभावना है तो उसको ठीक करने की जिम्मेवारी भी विश्वविद्यालय या संबद्ध स्वायत्त विश्वविद्यालय के साथ जो जुड़े हुए हैं उनकी सभी की जिम्मेवारी होगी। क्वालिटी एश्योरेंस, ये तीसरा बिंदु जो मैंने पहले भी बात की है कि मॉनिटरिंग, सपोर्ट और क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एबीसी will be ensured at the level of the registered AI either through the IQAC or any other developing appropriate structured mechanism। महाविद्यालय विश्वविद्यालय अपने स्तर पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को चलाने के लिए IQAC की मदद ले सकते हैं या IQAC के अलावा और कोई यदि मैकेनिज्म डेवलप करना चाहें, बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। तो इसलिए कोई भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय अपने स्तर पर IQAC के माध्यम से आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। अब हम बात करेंगे ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। एवरी रजिस्टर्ड AI shall upload annually on its website a report of its activities vis-a-vis the ABC portal as well as measures taken by it for quality assurance, quality sustenance and quality enhancement। अर्थात कोई भी AI यानी पंजीकृत रजिस्टर्ड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन अपनी वेबसाइट या जाल स्थल पर एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक के पोर्टल पर अपनी गतिविधियों का वार्षिक प्रतिवेदन के साथ ही गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता संपोषण और गुणवत्ता उन्नयन के लिए किए गए उपायों का विवरण अपलोड करेगा। इसके अतिरिक्त दूसरा बिंदु इसी में शामिल है कि हर एक विद्यार्थी की शिकायत या उसकी अपील को दूर करने के लिए केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या एकेडमिक क्रेडिट बैंक के स्तर पर और एकेडमिक क्रेडिट बैंक के साथ पंजीकृत प्रत्येक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन अपने स्तर पर एक एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक प्रीवेदना निवारण तंत्र बनाएगा। यदि कोई भी स्टूडेंट्स उसको कोई समस्या आती है, एबीसीडी आईडी नहीं बन रही या उसके जो क्रेडिट्स हैं बैंक अकाउंट में या उसके एकेडमिक बैंक अकाउंट में जो क्रेडिट दिए गए हैं, बच्चा ये कहता है कि मेरे क्रेडिट होने चाहिए 40 जबकि यहाँ पर एंट्री है 38 की या 44 की है, तो ये सारी चीजें खत्म करने के लिए आपके पास एक ऐसा एकेडमिक क्रेडिट बैंक प्रीवेदना निवारण तंत्र होना चाहिए। ये हर एक स्तर पर सबकी जिम्मेदारी होगी। यदि कोई भी बच्चा अपने क्रेडिट ट्रांसफर करवाता है, वहां पर कोई दिक्कत आती है, रिडीम करवाने में यदि कोई दिक्कत आती है, अपलोड करवाने में कोई दिक्कत आती है, वैलिडेट करवाने में कोई दिक्कत आती है, एक्यूमुलेट होने में या डिपॉजिट होने में, किसी भी तरह की यदि मान लीजिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से संबंधित यदि कोई बच्चे को यानी विद्यार्थी को यदि कोई शिकायत है, उस शिकायत या अपील का निवारण करने के लिए आपके पास एबीसी ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना अति आवश्यक होगा। अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन यानी उल्लंघन के परिणाम
जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के ये ऊपर नियम, विनियम, उपनियम जो दिए गए हैं, यदि इनमें से कोई भी रेगुलेशन का यदि वायलेशन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन लेवल पे होता है, चाहे वो विश्वविद्यालय यदि कोई वायलेशन करता है या स्वायत्त महाविद्यालय यदि कोई उसका उल्लंघन करता है, उसके लिए क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर लिखा गया है, आफ्टर प्रोवाइडिंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, UGC may direct the RAI to rectify the deficiency within stipulated time, and on the failure of the part of the AI to do so, terminate the registration of such institution from ABC portal, and in addition cease to provide the grants under the act where such grants are admissible to the institution। अर्थात उल्लंघन के परिणाम में क्या दिया गया है, यदि कोई पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान इन विनियमों के तहत निर्धारित शर्तों या आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो आयोग सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद आयोग द्वारा निर्धारित समय में के भीतर यदि वह कमी ठीक नहीं होती है, तो संस्थान को निर्देश UGC के द्वारा दिया जाएगा कि आप ऐसा करने में सक्षम नहीं है और यहां पर विफल रहने के बाद आपकी एकेडमिक क्रेडिट बैंक से आपका पंजीकरण समाप्त कर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत यानी अधिनियम जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 है, उसके तहत अनुदान यदि कोई प्राप्त कर रहा है, वो संस्थान यानी विश्वविद्यालय या स्वायत्त महाविद्यालय यदि कोई अनुदान यानी ग्रांट यदि UGC प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे संस्थानों की ग्रांट्स बंद कर दी जाएगी। यह भी एक उल्लंघन का परिणाम होगा। दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या। एनी क्वेश्चंस or any regulation as to the interpretation of these regulations shall be decided by the commission, mean to say University Grants Commission, and its decision shall be final and binding in the matter। अर्थात इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिया जाएगा और उसका निर्णय इस मामले में अंतिम और बाध्यकारी होगा। अब हम बात करेंगे कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय अपने स्तर पर कौन कौन से काम करे। पहला, IQAC सेल के डायरेक्टर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के साथ बैठें और ABC मैकेनिज्म को शुरू करें। ABC मैकेनिज्म पे यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो परीक्षा नियंत्रक और डायरेक्टर IQAC दोनों आपस में बातचीत करें और उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं। दूसरा, NEP 2020 सेल के नोडल अफसर होने के नाते जो नोडल अफसर है वो ABC के बारे में या NEP के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए। NAD नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी या ABC सेल का यदि मान लीजिए आपके विश्वविद्यालय महाविद्यालय में यदि स्थापित किया गया है तो अच्छी बात है, नहीं किया गया तो उसको स्थापित करवाएं और उसका नोडल अफसर ये चेक करे कि आपके NAD के पोर्टल के ऊपर या ABC के पोर्टल के ऊपर क्या आपकी दिन प्रतिदिन जो प्रक्रियाएं हैं या जो आपका प्रतिवेदन है या जो रिपोर्ट आपने तैयार की है या जो एक्टिविटीज आप करते हैं, क्या वो ABC के पोर्टल पर, UGC के पोर्टल पर या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर उनको अपलोड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो आप उसको सुनिश्चित करें। चौथा बिंदु, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं 2021-22 से आपने अपलोड करवाने हैं। क्यों? क्योंकि इन विनियमों के तहत हमारा जो एकेडमिक बैंक क्रेडिट मैकेनिज्म है ये 2021-22 के स्तर से या सेशन से लागू हो चुका है। तो जो विद्यार्थी 2021-22 के सेशन में उसने किसी भी पाठ्यक्रम में या कार्यक्रम में यदि उसने अपना दाखिला लिया है, प्रवेश लिया है या नामांकित हुआ है या एनरोल हुआ है, तो वह अपने क्रेडिट ट्रांसफर, एक्यूमुलेट, डिपॉजिट, रिडीम करने की प्रार्थना कर सकता है। तो इसके लिए विद्यार्थी जब यह प्रार्थना करेगा तो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के स्तर पर ये सुनिश्चित करना होगा कि मैं उस विद्यार्थी के क्रेडिट ट्रांसफर कर सकता हूं, वैलिडेट कर सकता हूं। तो इसलिए
2021-22 के स्तर से इसको आपने जितने भी उससे संबंधित विद्यार्थी के दस्तावेज हैं उनको आप अपलोड करवाएं। इससे अगला बिंदु है, हर एक विद्यार्थी डिजिटल लॉकर के माध्यम से या abc.gov.in के माध्यम से अपनी ABC ID क्रिएट करे। यदि विद्यार्थी नहीं कर पाता है तो वो आपके ABC सेल या NEP के कोऑर्डिनेटर से मिले और ये दोनों NEP कोऑर्डिनेटर या ABC सेल आपस में मिलें और मिलने के बाद ABC ID क्रिएट करवाएं। उसके बाद है ऑर्गेनाइज आधार अपडेशन कैंप्स। इसका अर्थ यह है कि कुछ विद्यार्थियों के जब हम ABC ID क्रिएट करते हैं तो आधार अपडेट नहीं होता है, तो आधार अपडेट करने के लिए आप आधार अथॉरिटी जो आपका वहां पर ई दिशा केंद्र होगा या निर्धारित जो DC या SDM होगा उससे रिक्वेस्ट करें, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय होने के नाते, कि वो आधार अपडेशन का एक कैंप आपके विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में लगाए ताकि सभी बच्चों का एक ही दिन में आधार अपडेट हो जाए और ABC में रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा विश्वविद्यालय महाविद्यालय अपने स्तर पर अवेयरनेस कैंप या वर्कशॉप्स करवाए ताकि सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और प्राध्यापकों या अध्यापकों को ये मालूम हो कि ABC क्या है और इसको कैसे लागू किया जाना है और हमारी यहाँ पर क्या भूमिका हो सकती है, ये भी करवाया जाना सुनिश्चित है ताकि उन सभी के अंदर जागरूकता फैले। उसके बाद कीप वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी अपडेट, यानी हम अपनी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की जो वेबसाइट है उसको अपडेट रखें, जो भी एक्टिविटीज हैं वो हम सर्कुलेट करें और UGC या NEP या NAD या ABC से संबंधित यदि कोई डॉक्यूमेंट आता है, चाहे वो डीन एकेडमिक अफेयर के पास आता है या डीन ऑफ कॉलेजेस के पास आता है या कोई प्रिंसिपल के पास आता है, प्रधानाचार्य के पास आता है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपके पब्लिक डोमेन में है उन सभी को सभी विद्यार्थियों के साथ, सभी अध्यापकों के साथ या सभी जो आपके ऑफिसर्स हैं या नोडल अफसर्स हैं उन सभी के साथ आप साझा करें ताकि वो अपने आप को अपडेट करें। 10वां महत्वपूर्ण बिंदु, कीप अपडेटेड योरसेल्फ, बी मास्टर ट्रेनर, यानी यदि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, ऑडियो को सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो आप अपने आप को भी एज मास्टर ट्रेनर समझें और इससे संबंधित जितना भी लिटरेचर है, साहित्य, उससे पढ़ें और समझें, सीखें। आज तक मैंने अभी तक भी कोई भी वीडियो अपलोड करने से पहले कोई आपसे प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप या ऑडियो के माध्यम से आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि इस ऑडियो को, वीडियो को या इस मूवी को आप अपने विद्यार्थियों, अभिभावकों, सहकर्मियों और अपने दोस्तों, मित्रों, अभिभावकों तक इसको पहुंचाएं ताकि हम सभी को ये मालूम हो कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है। यानी जब तक हम ABC का ABC नहीं जानेंगे तब तक हम अपने आप को यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का असली जो मास्टर ट्रेनर है वो हम नहीं कहला पाएंगे। इसलिए हम अपने आप को इसमें एनरोल करें और इस पर्टिकुलर जो आपका YouTube चैनल है रिसर्च आइकॉन, इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपको भविष्य में आने वाले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित यदि कोई भी अपडेट आता है वो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में आप तक पहुंचता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विशेष रूप से मैं सभी का धन्यवादी हूं और आभारी हूं, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, चाहे मेरा विश्वविद्यालय है या मेरे संबंध महाविद्यालय है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी अभिभावकगण, अध्यापक वृंद, छात्र वृंद को नमस्ते। जय हिंद।